तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में बात की थी सिल्वर आयोडाइड पे किस तरह से यहाँ पर चार्ज सिल्वर आयोडाइड में यहाँ किस तरह से चार्ज ट्रांसफ़र होता है। इसके आगे अब देखते हैं हम। तो देखिए डी ब्लॉक चल रहा था जिसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटलिस्ट फॉर्मेशन भी करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैटलिस्ट क्या है। जो भी रिएक्शन के रेट को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करे उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्ट डालते हुए भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब इफ़ेक्ट दो तरह का हो सकता है, एक तो तब जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाए एंड सेकंड जब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाए। तो ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं उन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दोज कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ करें उन्हें आप कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके देखिए आपके पास 3 रीज़न है कि इस तरह की कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनमें क्यों है। फर्स्ट तो ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। अभी वैलेंसी क्यों वेरिएबल है? वेरिएबल हो रही है क्योंकि आप जानते हैं कि डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट शेल है उसमें एस होगा, जो सब शेल है एस होगा। अब एस में से इजीली आप इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, और एस से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के फिर आप उसके बाद आपका डी सब शेल आएगा, और जो भी डी सब शेल है अगर वो फुलफिल नहीं है और हाफ फिल नहीं है तो वो मोस्ट स्टेबल नहीं होता। इस वजह से वहाँ पर जो वैलेंसी है वो आपकी वेरिएबल होती है। सेकेंड रीज़न है हैव सेम साइज, कि यहाँ पर साइज कैसा होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम रहने वाला होता है। एंड थर्ड इज दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स इन एस एंड डी सब शेल। तो यहाँ पर इन सब शेल्स की वजह से ही आप देख रहे हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन से हैं, एस और डी सब शेल हैं। तो इनकी वजह से यहाँ पर जो वैलेंसी है वो आपकी क्या होती है, वेरिएबल होती है। और यही रीज़न है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबलिटी होने का। देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बिल्कुल वही सेम है कि अगर वैलेंसी वेरिएबल है तो वहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दिस। अब इसे समझने के लिए एग्जांपल ले लिया है आपने मैग्नीज, जिसका आप जानते हैं एटॉमिक नंबर इज 25। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे देन यू फाइंड दिस। अब देखिए, अब यहाँ से अगर इस मैग्नीज के आउटर मोस्ट शेल के सब शेल में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो आपको बनेगा 3d5, जो कि अपने आप में स्टेबल है। अब अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर देते हैं तो आपको मिलता है 3d4। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट आपको दिया गया Mn+7 तक ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और इसके कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं आपके पास, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो आपको +2 से +7 तक वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। तो हमें कह सकते हैं कि डी ब्लॉक में मोस्ट ऑफ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो वैलेंसी है वो हमेशा वेरी करती रहती, कभी भी फिक्स नहीं रहती। अब कुछ ऐसे हैं जैसे अगर आप जिंक को लेंगे उसकी फिक्स है, क्योंकि वहाँ पर डी ब्लॉक फुलफिल हो जाता है तो वो अपनी डी ब्लॉक में से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता। अब देखिए यहीं पर आगे है कि मैग्नीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद सेकंड है कि ऑस्मियम एंड रूथेनियम शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8। तो देखिए हम यहाँ हाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, मैग्नीज की। ये हम 3D सीरीज में बात कर रहे हैं, लेकिन डी ब्लॉक में अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तब हम जाएंगे ऑस्मियम और रूथेनियम के साथ। अब यहाँ पर रूथेनियम का ऑस्मियम का एग्जांपल भी दिया है कि ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है OSO4, इसमें आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स एलॉयज। अब एलॉयज आप जानते होंगे कि टू एंड मोर देन 2 एलिमेंट्स को मिला के या फिर मेटल्स को मिला के जो नई मेटल मिलती है आपको उसे आपके कहते हैं एलॉय कह रहते हैं। एज साइज इज ऑलमोस्ट सेम, और ये कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि इनका साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है।
एलॉय मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। तो आप जानते हैं कि ब्रास है जिसमें जिंक और कॉपर है, और यहाँ पर कॉपर ब्रास में कॉपर का परसेंटेज हाई रहता है जिंक के कंपैरिजन में। कॉपर आपका होगा मैक्सिमम 75 टू 80, या कहीं कहीं आपको ये 70 टू 80 भी मिल सकता है। और अब जो भी बच गया वो आपका जिंक है। इसी तरह आप ब्रॉन्ज, स्टील इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर आयंस आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब ये क्यों है? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को हम काफ़ी पहले ही अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो कि वह आप ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो होते हैं पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लेते हैं Fe+3 तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड है। कॉपर में Cu+2 यानी कॉपर +2 में यहाँ पर आपके 9 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। और इसी तरह आप Fe+2, Zn+2 इन सबको देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एफ ब्लॉक के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात हम करेंगे इसकी पोजीशन पे। तो पोजीशन अब आपको याद होनी चाहिए कि पोजीशन इसकी है 3rd B और 3rd ग्रुप। अब ये बात थोड़ी समझने में डिफ़िकल्ट है कि जब भी आपने एस ब्लॉक लिया तो उसके लिए आपके ग्रुप चेंज हो रहे थे। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट थे, आपने पी ग्रुप लिया तो वहाँ पर ग्रुप्स में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मिली, और डी ब्लॉक में उससे ज़्यादा वैरायटी मिली। लेकिन जब एफ ब्लॉक आ रहा है, यहाँ पर आपको वैरायटी नहीं मिल रही है। सारे ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट 3rd ग्रुप में रखे हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं 3rd बी में रखे हुए हैं। तो उसका रीज़न क्या है? अब फ़िलहाल हम इसे यहाँ पर कैरेक्टर याद कर लेते हैं। जब हमारे सामने पीरियोडिक टेबल होगी तब हम इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप इसका पीरियड याद कर सकते हैं कि 6th एंड 7th। तो पूरा एफ ब्लॉक 6th एंड 7th पीरियड में है, और इसका ग्रुप फिक्स है 3rd बी और 3rd ग्रुप। आगे देखिए कि नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए जब हमने डी ब्लॉक पढ़ा था, हमने देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि तो वहीं हमने बात कर ली थी कि जब इलेक्ट्रॉन n-1d सबशेल में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में एंटर हों तो उसे आप कहेंगे ट्रांजिशन मेटल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन n-2 में एंटर होते हैं तो आप उसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट्स कह सकते हैं। वही यहाँ लिखा है बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2 सबशेल। देखिए वही बात आ गई जो थोड़ी देर पहले हमने की थी। अब देखिए, तो आप इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं जो कि ये इस तरह होगा। तो देखिए जब आपने इतनी चीज़ देखी थी जिसमें है n-1d 0 to 1 और ns2, तो ये चीज़ कुछ कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट से मिलती जुलती है, जिसमें बस डी ब्लॉक में भी कहाँ वैरायटी मिलेगी आपको कि डी ब्लॉक में जब आपने लिखा था तो ये चीज़ 1 to 10 थी, लेकिन यहाँ पे 0 to 1 है। और इससे पहले बस आपको इतनी चीज़ ऐड करनी है कि n-2 f1 to 14। अगर हम इतना कर लेते हैं तो ये एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। आगे देखिए, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को 2 सीरीज में या 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका लैंथेनाइड्स एंड सेकेंड इज एक्टिनाइड। अब लैंथेनाइड को हम 4f सीरीज भी कहते हैं और एक्टिनाइड को हम 5f सीरीज भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी जितने भी लैंथेनाइड हैं इन सभी के आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में एंटर होते हैं। अब एक्टिनाइड में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ करते हैं? 5f में एंटर होते हैं। अब इसमें जो एलिमेंट हैं सीरियम से ल्यूटीशियम तक हैं, और यहाँ पर थोरियम से लॉरेंशियम तक है, जिनका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। अब देखिए इससे पहले आपने एस पढ़ा, पी पढ़ा, डी पढ़ा, वहाँ पर आपने कोई भी ऐसा ग्रुप या ऐसी सीरीज नहीं देखी जहाँ पर सभी सॉलिड स्टेट में हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एफ ब्लॉक में जितने ही एलिमेंट हैं सब क्या है? सॉलिड स्टेट में है। अब देखिए इन सभी की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखिए लिखा है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4f ब्लॉक
एलिमेंट इज +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई वैरायटी देखने को नहीं मिल रही है। अब इससे एक कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि हाँ, आपको यहाँ वैलेंसी में भी ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये आपको याद कर लेना है कि एफ ब्लॉक में जो दो कैटेगरीज में आपने डिवाइड किया था, फर्स्ट था लैंथेनाइड और सेकंड इज एक्टिनाइड। तो जो एक्टिनाइड है इसमें क्या है, सभी रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन लैंथेनाइड में ऐसा नहीं है। ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव इन लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड में आपको एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखने को मिल रहा है जिसका नाम है प्रोमीथियम। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा एलिमेंट या कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट किस सीरीज से या किस पीरियड से या फिर किस ब्लॉक से है, यानी किस ब्लॉक से रिलेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं एस ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं एस ब्लॉक। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज इनर्ट NS1। अब इनर्ट का मतलब यहाँ ये है कि हाँ, NS1 से पहले कोई इनर्ट गैस हो सकती है या नोबल गैस हो सकती है, मीन्स फर्स्ट ग्रुप और इनर्ट। NS2 मीन्स सेकंड ग्रुप। तो यहाँ हमें इतना समझना है कि अगर इनर्ट गैस आपको दी गई है और इनर्ट गैस के साथ लिख दिया है NS1, अब यहाँ N का नंबर 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है। तो N यहाँ पे पीरियड को शो कर रहा है। तो अगर लास्ट में NS1 मिलता है तो इसमें इट मीन्स वो क्या है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। और इसी तरह से अगर इनर्ट गैस के साथ NS2 मिल जाए तो वो क्या होगा, वो आपके सेकंड ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। ये तो हुई ग्रुप की बात। अब आप पीरियड कैसे देखेंगे, देखिए, पीरियड हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी अब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आना चाहिए। कुल मिला के आपको यहाँ आपको यहाँ क्वांटम नंबर्स आने चाहिए। तो याद कर लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी एलिमेंट के पीरियड को शो करता है। अगर आपने एटम चैप्टर सही से पढ़ा है तो शायद आपको ये बात समझ आ रही होगी कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो शॉर्ट में हम यही बात कर सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की ऑल ओवर इंफॉर्मेशन हमें देता है, या हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपके पास। जैसे आपको दिया है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 38 है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये किस पीरियड में होगा और पीरियड के साथ साथ ये किस ग्रुप में होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए, अब ये तभी हो सकता है जब पूरी पीरियडिक टेबल का आपके एक उसका एक फ्लो चार्ट आपके माइंड में तैयार है। तो अगर ऐसा है तो आप जब आफ्बाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर आपको एक गैस मिलेगी क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन का अपना एटॉमिक नंबर होता है 36, तो हमने मेंशन कर दिया है। 36 के बाद आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। तो इतना होने के बाद हम 5 शेल में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही 5 स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में ही हमें S मिल जाएगा, और उस S में क्या होंगे, आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इतना अगर देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकता है कि आपके लिए टिपिकल हो। तो जब एटम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें जब अहबाउ रूल आएगा, या फिर आप इस चैनल पर एक अलग भी देख सकते हैं, मतलब इस पर एक अलग से भी एक वीडियो पड़ा हुआ है कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। या तो वहाँ से देखिए या फिर आप वेट करिए एटम चैप्टर के स्टार्ट होने का। तो अगर हमें ये पता चल गया है कि लास्ट में क्या है, 5s2 है। तो देखिए, ये जो नंबर आया है जो कि आपके पीरियड को शो कर रहा है, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो आपने क्या लिखिए कि ये क्या है, देखिए ये ही क्या है, पीरियड है। अब क्योंकि यहाँ 2 है तो जो यहाँ नंबर है एस के साथ जो नंबर आ जाएगा, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट ग्रुप है, अगर सेकंड है तो वो सेकंड ग्रुप है। ये बात केवल एस के लिए है, एस के साथ ग्रुप फाइंड आउट बस ऐसे करेंगे। लेकिन जब पी आएगा तब वहाँ इतना इजी नहीं होगा। आप पीरियड तो फाइंड आउट कर लेंगे इसी तरह से, लेकिन ग्रुप आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे पी, डी और एफ में। तो एफ का तो चलिए फिक्स है 3, बाकी में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं
यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें आपको एटॉमिक नंबर दे दिया है कि 87 है, आपको इसका पीरियड और इसका ग्रुप फाइंड आउट करना है। फिर से हम अहबाउ रूल को देखेंगे और अहबाउ रूल को पर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रेडॉन है, रेडॉन के बाद आ रहा है 7s1। तो जैसे ही आपको मिला 7s1 तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई इस एलिमेंट का पीरियड क्या है, 7 है, और लास्ट में क्या है, S1, यानी ग्रुप क्या हो गया, 1। तो S के ऊपर की तरफ आप जो नंबर लिखते हैं वही ग्रुप का नंबर है, और S से पहले जो नंबर है वही उसके पीरियड का नंबर है। तो S के केस में ये चीज़ फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं पी सबशेल की या पी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में कि उसके साथ ही काम किस तरह से किया जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी ब्लॉक का क्या होगा, NS2 प्लस N-1D10 और प्लस है NP126। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए आप याद कर लीजिए कि ऐसा होगा, बाकी जब पीरियोडिक टेबल होगी हमारे पास तब हम इसे समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो अगर हमें इतना पता है तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसे प्लीज़ याद कर लीजिए कि जब आप उसके ब्लॉक का और पीरियड का डिटर्मिनेशन करते हैं तो पी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में आपको ये याद करना है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि अगर पी ब्लॉक पे हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, NS2 कर देंगे, और जब डी आएगा तो डी में क्या है, डी में क्या है, 10, और यानी एस और डी में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद या फिर उसके पीरियड्स काउंट कर, पीरियड उसके ग्रुप्स काउंट करने के बाद ही आप पी में पहुंच सकते हैं। और पी में कितना हो सकता है, 1 to 6 हो सकता है। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर हमने ये लिखा है, देखिए जैसे इसे थोड़ा लार्ज कर लेते हैं फिर समझते हैं। अगर हम यहाँ ये लिख लें कि जो एस का भाई ये 2 आया है, इस 2 को हमने ले लिया, डी में 10 है, इस 10 को हमने ले लिया, और इसके बाद भाई साहब इलेक्ट्रॉन पी में एंटर होगा। तो जब पी के लिए आप पीरियड फाइंड आउट करेंगे तो पहले तो आपको टोटल पीरियड नंबर याद है कितना है, 18 पीरियड्स हैं। 18 पीरियड्स में से ये 2 हैं, ये एस के लिए हैं, ये जो 10 है ये डी के लिए है। इट मीन्स जब आप ये 12 पहले से क्लियर कर देंगे कि ये तो भाई साहब डी के, एस और डी के हो गए, तो पी में अगर आप जाते हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी पी के ऊपर नंबर है, सपोज करिए कि आपको पी पर दिया है 1, अब आपसे कहा जाए कि पी पर 1 है, ग्रुप बताइए, यहाँ से आप पीरियड नहीं बता, इस सिर्फ इस डेटा से आप पीरियड नहीं बता सकते हैं। आपको ये दे दिया जाए कि एस में 2 है, डी में 10 है, अब पी 1 है, अब बताइए कि उसका पीरियड क्या है। तो देखिए, एस के 2 पीरियड, डी के 10 पीरियड, टोटल हो गए 12 पीरियड। 12 पीरियड्स फिल होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन पी में गया होगा, और पी में क्या है, 1। तो 12 प्लस 1 पीरियड कौन सा आया आपका, 13th पीरियड आ गया। आई होप ये चीज़ें थोड़ी आपको समझ आ रही होंगी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर यहाँ पर हमारे पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ फाइल मेरे आपके सामने खोल रखी है, अगर इसमें पीरियड टेबल इसी जगह पर होती तो काम थोड़ा ईजी होता। कोशिश करिए समझने की। देखिए, तो आप इसे लेंगे, ये फॉर्मूला आपने लर्न किया, यहाँ से आप ये जान गए कि एस और डी के इलेक्ट्रॉन मिला के 12 हो गए। उसके बाद हम एन पी इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, यानी एन पी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऐड कर दिया जाएगा। तो पीरियड्स हाईएस्ट कितने होंगे, एन, ये तो हमें पता है, जो एन है ये किसी पीरियड को शो कर रहा है, तो एन पीरियड है। अब इसके लिए एग्जाम्पल लिए गए हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल आपने लिया है कि एटॉमिक नंबर है आपका 32। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो फिर से अगेन आपको अहबाउ रूल पे जाना पड़ेगा, और अहबाउ रूल के अकॉर्डिंग आप पाएंगे कुछ इस तरह। जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये देख लेते हैं कि भाई साहब देखिए, एस में 2 है, डी में 10 है, उसके बाद पी में आ रहा है 2। तो ये बिल्कुल वही चीज़ आ गई जो थोड़ी देर पहले हमने ऊपर की थी। दोबारा देखिए आप, ये बिल्कुल वही चीज़ आ गई कि देखिए एस के 2, सॉरी, कि एस में 2 है, डी में 10 है, और वही आपको यहाँ मिल गया है कि एस में 2 है, डी में क्या है, 10 है।
और यहाँ पर पी में उसने फिक्स कर दिया कि 2 आएगा, यह है अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक नंबर। जैसे ही फिक्स हुआ तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा कर देंगे कि देखिए भाई साहब 4s का 2 और 3d का 10, टोटल 12 हो गया। उसके बाद p में 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, यानी p के 2 पीरियड्स आपको लेने हैं, तो 12 + 2 14, तो यहाँ पर आपका ग्रुप नंबर हो गया 14। अच्छा, अब आप पीरियड तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर होगा वही पीरियड होगा, तो देखिए पीरियड क्या है आपका 4 है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। देखिए अगला एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको एटॉमिक नंबर दिया है 53। अब अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग आप फिर से आप ये लिखेंगे। अब देखिए आपका है 5p5, इट मीन्स जो पीरियड है वो तो कंफर्म है आपका 5 हो गया, लेकिन अब आप जब ग्रुप निकालेंगे तो ग्रुप में क्या करेंगे, 2 + 10 + 5 क्या आएगा, 17 आएगा, तो आपका ग्रुप नंबर क्या हो गया 17। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें करने की कोशिश करना। अब हम चल रहे हैं, यानी बस बाकी तो कर ही लिए हैं, आपके लिए बस ये छोड़ा है जहाँ पर आपको दिया गया है z = 81, यानी जो एटॉमिक नंबर 81 दिया गया है, आप करके देखिएगा। अगला हम चल रहे हैं डी ब्लॉक पे। तो देखिए डी ब्लॉक के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज इनर्ट ns1 to 2 n-1 d1 to 10। तो यहाँ इजी है थोड़ा p से, क्योंकि p में हम कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए थे, यानी हमको s के इलेक्ट्रॉन भी ऐड करने पड़े, फिर d के ऐड करने पड़े, फिर हम p में पहुँचे। लेकिन यहाँ p की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप क्या करेंगे, सीधा s + d के जितने हैं उन्हें प्लस कर देंगे, तो इस तरह तो ग्रुप नंबर निकलेगा। और पीरियड तो आप जानते हैं कि जो भी हाईएस्ट n है वही पीरियड है। अब इसके भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि आपको भाई साहब एक एटॉमिक नंबर दिया गया है 24। अब फिर से आप अफबाउ रूल पे जाएंगे और अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आपको ये मिलेगा, और आपको ग्रुप नंबर देखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो नंबर है 1 + 5 इसे ऐड कर देंगे, ग्रुप नंबर 6। और यहाँ से अब आप पीरियड देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट n क्या है, ये 4, पीरियड हो गया आपका 4। तो ये इजी है। इसी तरीके से आप ये अदर एग्जांपल कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं एफ ब्लॉक पे। तो देखिए जब एफ ब्लॉक पर आप आए, एफ ब्लॉक पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट, यानी कोई इनर्ट गैस, और इसके बाद है n-2 f 1 to 14 n-d 1 to 0 ns2। तो यहाँ ये अब आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर ग्रुप और पीरियड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप नंबर दिया है 3, ये तो हमें लगा होना चाहिए कि जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सारे ही थर्ड ग्रुप में रखे हुए हैं, उनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जब पीरियड टेबल आप देखेंगे तो वो समझ आएगा। लेकिन जो पीरियड नंबर है, इनके पीरियड 2 हैं, 6th है और 7th है, और हमें याद होना चाहिए 6th में लैंथेनाइड हैं और आपके 7th में क्या है, एक्टिनॉइड हैं। लैंथेनाइड हैं आपके 58 to 71, एक्टिनॉइड हैं आपके 90 to 103 तक। तो फिर इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आप। देखिए एग्जांपल के थ्रू अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट आपको एक एटॉमिक नंबर दिया है 42। आपको क्या करना है, इस चीज़ को पढ़िए कि डिटरमाइन z अबव 43 एंड बिलो 43। तो ये 43 के अबव करना है या 43 के बिलो करना है आपको। चलिए एग्जांपल देखिए कि z क्या है 43 है अगर, तो अब देखिए कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में, चलिए इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल s रखे हुए हैं, सॉरी s एलिमेंट रखे हुए हैं, इधर फिर p हैं, फिर d हैं और फिर f है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल को काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे तो आपको यही स्ट्रक्चर मिलने वाला है कि पहले s है, फिर f है, फिर d है और फिर p है। अब जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने शायद 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा होगा, उन्हें ये चीज़ समझने में थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि उन्होंने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा होगा तब उनको s के बाद p मिला था, p के बाद d मिला था, उसके बाद f मिला था। ये तो वो चीज़ है जो अफबाउ रूल ने बताई थी, लेकिन पीरियोडिक टेबल में
जो सब शेल हैं उनका यही सीक्वेंस है। अब इसे हम समझेंगे जब हमारे पास पीरियोडिक टेबल होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, जब z अबव 43 है और एक बार z बिलो 43 लिया है, तो जब 43 है तो देखिए आपने क्या किया है, 43 माइनस 18 कर दिया है। लेकिन जब 43 के बिलो करेंगे आप, तब आप क्या करेंगे, प्लस 32 करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर एक नई बात है जो आपको याद करनी है। तो इस तरह से आपको याद ही रखना है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा तब हम क्या करेंगे और कहाँ पर हमें क्या करना है। तो सिंपल सा है कि 43 के अबव है तो माइनस 18 करेंगे, और 43 के अगर बिलो है तो आप प्लस 32 करेंगे। 32 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि जैसे इस कंडीशन में जो 6th और जो 7th आपका पीरियड है, यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 32 हैं। आपको याद होगी ये बात। अब देखिए, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं। आई होप आप इन एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं, तो आप करने की कोशिश करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर के चार्ज का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो कि किसका है, प्रोटॉन का है। प्रोटॉन का है, वो शेल्स पर, सब शेल्स पर और इलेक्ट्रॉन्स पर जो इफ़ेक्ट डालता है उसे ही हम कहते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है ज़ैफ। या तो आप पूरा लिखें या फिर हम लिख देते हैं ज़ैफ। अब देखिए यहाँ दिया है कि Z क्या है, चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका क्या है, चार्ज होगा। अब देखिए, आपके पास एक स्ट्रक्चर है जो कि हम मान के चलते हैं कि एटम कुछ ऐसा ही है। तो देखिए ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल, और इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल, और आपके यही ज़्यादा काम का है। ये जो ये शेल लिया है ये है आपका n-1, जो कि हम, और ये जो है ये, इसे आप कहेंगे n-2। अब ये है आपका इनर शेल। तो देखिए आगे चलते हैं। द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखिए इसे, in multi-electron system all inner shell electrons repel outermost electron, यानी जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रेपल करते हैं। अब इसको हम दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज सेम है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, वो एक दूसरे को रेपल ही करेंगे। देयरफॉर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स outermost electron decreases। अब शायद समझ में आ रहा होगा आपको कि इनर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन या फिर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रेपल कर रहे हैं ड्यू टू इट्स चार्ज, चार्ज के कारण रेपल कर रहे हैं। अब अगर वो रेपल कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स होगा आउटर मोस्ट शेल पर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी इनर मोस्ट शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रेपल करेंगे। अब अगर वो उसे रेपल कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का जो इफेक्ट है वो उतना ही कम होगा, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज कम होगा, या फिर आप कह सकते हैं ज़ैफ कम होगा। रिजल्ट फोर्स, ओ सॉरी, resultant force of attraction experienced by outermost electron is known as effective nuclear charge। तो ये क्या है कि इस रिपल्शन की वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो भी अट्रैक्शन फील करते हैं उस उतने इफेक्ट अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर का वो चार्ज जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट कर रहा है। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि ज़ैफ इज इक्वल है z माइनस सिग्मा। अब इस सिग्मा आपके लिए एक नया फैक्टर है जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसे दिखाया नहीं जा सकता। अब ये देखिए कि z क्या है, एटॉमिक नंबर या फिर न्यूक्लियर चार्ज। अब इस सिग्मा क्या है, सिग्मा को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट समझने के लिए हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट समझना पड़ेगा।
उसमें हम धीरे धीरे आएंगे। फिलहाल आप लर्न कर लीजिए कि सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अब याद करिए कि सिग्मा आउटर मोस्ट की वैल्यू ये होगी, सिग्मा प्री पेनल्टीमेट की वैल्यू ये होगी, यानी ये है n-2 के लिए। हमने आगे बात की थी कि प्री पेनल्टीमेट हो तो n-2 है, ये n-1 है, और आपका इनर शेल क्या है, 1 है। अब मोस्ट ऑफ केसेस में इनर शेल क्या हो सकता है आपका s, यानी इनर शेल में जो भी हो सब शेल होगा वो होगा s। उसके बाद आप बात करेंगे p की, फिर आप d की करेंगे, फिर आप f की करेंगे। तो यहाँ f क्या है, f आपका ये है। क्यों है, क्योंकि f के साथ ही हमने प्री पेनल्टीमेट की बात की थी और d के साथ हमने पेनल्टीमेट की बात की थी। तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आप शायद पहली बार ही देख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ दिक्कत हो सकती है। अब देखिए इसके बाद, देखिए जो एक साइंटिस्ट थे आपके स्लेटर, साइंटिस्ट का नाम है स्लेटर। उन्होंने एक रूल दिया था जिसे हम स्लेटर रूल कहते हैं, और ये रूल आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताता है। यानी उन्होंने इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी और वो सीधी आपको लर्न करनी है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है कि सिग्मा 4 फर्स्ट एस इलेक्ट्रॉन, यानी 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ H एंड, यानी H मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम इज दिस। ऐसे ही उन्होंने इसकी वैल्यू बताई है NS और NP के लिए, जो कि क्या है आउटर मोस्ट होगा शेल के लिए ये है। और इसी वैल्यू उन्होंने बताई है ऑल पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स इज दिस, और सिग्मा 4 ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स इज दिस। तो अभी कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको लर्न ही करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट है कि सिग्मा 4 ND and NF electron if they are वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जो आपका डी और एफ हो अगर वो वायलेंस इलेक्ट्रॉन है तब वैल्यू क्या होगी आपकी, ये तो आपको क्लियर नहीं होगा, देख लीजिए 0.35 वैल्यू है आपकी ये है। और ऑल रिमेनिंग जितने बच गए उनके लिए है 1.0। इसे स्लेटर ने कैसे फाइंड आउट किया, उसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला यूज़ किया आपका ये, तो आई होप कि आप याद कर लेंगे। देखिए अगर आप 11th क्लास में हैं तो शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप अगर नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह की फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ सकती है।